हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 सारणिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कल तक मैंने आपको सारणिक का प्रसरण सिखा दिया था, सेखंड, उपसारणिक आदि सभी चीज़ें पीछे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यदि किसी सारणिक में अगर आपने ये प्रॉपर्टीज सही से याद कर ली, मतलब याद भी करनी है लैंग्वेज सहित, उदाहरण सहित, ठीक है, मतलब उदाहरण आपको आ जाए ऐसा लिखना है, तो अब इनका ही प्रयोग हमें सवालों में करना होगा। यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो हमने एक उदाहरण दिया बच्चों, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी के भी R2 के अनुदिश, किसके R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ओके, तो जैसे ही हम प्रसरण करेंगे तो ये देखिए कौन सा चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जीरो की वजह से मैंने लिया, अगर 2 जीरो होते तो और जल्दी हल हो जाता। तो हमने लिया 6, वो भी किसका, माइनस का, तो ये और ये 2 1 है ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये गया और ये गया, ये कितना हो गया, 3 7 जा 21 माइनस प्लस और 5 5 जा 25 माइनस के 25, ये तो आपका जीरो ही रहेगा और जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा। माइनस के 4, ये हो गया 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 दूना 10 और 3 1 जा 3, तो ये आ गया डेल इक्वल टू माइनस के 6 इंटू माइनस के 4 और ये हो जाएगा माइनस के 4 इंटू 13, तो डेल इक्वल टू ये आ गया 24 और ये आ गया 13 4 जा 52 और डेल इक्वल टू ये कितना आ गया 8 और यहाँ कितनी बची 4 2 माइनस के 28, इतना आ गया। अब उसने का मान परिवर्तित नहीं होता है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम लिख देंगे गुणधर्म 1 का प्रयोग करने पर, गुणधर्म 1 के प्रयोग से। गुणधर्म 1 क्या कह रहा है, तो जब गुणधर्म 1 लगाएंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, तो ये पंक्तियां हैं सभी, ये स्तंभ में आ जाएंगी, तो डेल 1 मान लेते हैं। तब क्या मान लेंगे, डेल 1, यहाँ लिख देना माना, ठीक है। तो डेल 1 क्या हो जाएगा, सभी पंक्तियों को, तो 2 माइनस 3 और 5 6 0 4 और 1 5 माइनस 7, दैट क्लियर। इस तरीके से ये बन गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश कर दो, किसी के भी अनुदिश कर सकते हो, R1 के अनुदिश प्रसरण, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे, चाहे C2 के कर दो, कोई एक ही बात है। डेल 1 इक्वल टू, जैसे ही हम करेंगे तो 2 और ये देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ हट गया, क्या आ गया 0 और माइनस के 20, ये आ जाएगा माइनस के 6 हो गया, तो ये और ये यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये गया और ये गया, 3 7 21 21 माइनस 25 और प्लस 1 हो गया, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 चौके 12 माइनस 12 माइनस 0, ये आपका आ गया। देखते हैं अगर हमारा वैल्यू राइट आती है, माइनस 20 दूना 40 और ये आ जाएगा माइनस के 4 24 प्लस के हो गए और माइनस के 12, तो यहाँ से देखेंगे डेल 1 इक्वल टू ये हो गया माइनस के 52 प्लस के 24, वही चीज़ आ गई, डेल 1 इक्वल टू माइनस के 28। तो आप देख रहे होंगे डेल 1 इक्वल टू क्या आ गया, डेल 1 इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, डेल। इससे स्पष्ट होता है कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसकी कुछ बातें और हैं, यदि लिखा हुआ है नोट, ये इसी में कर लेना, यदि A एक वर्ग आव्यूह है, A एक वर्ग आव्यूह हो, तो वैसे भी होगा, वर्ग आव्यूह हो तो डेट A इक्वल टू डेट 80 और सारणिक ऑफ A इक्वल टू सारणिक ऑफ 80, जहाँ 80 परिवर्त आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, परिवर्त आव्यूह है, ठीक है। ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको बता दें
दूसरी बात आर आई को क्या कहते हैं, IV पंक्ति, IV पंक्ति, ठीक है। और CI को क्या कहेंगे, आइवा स्तंभ, आइवा स्तंभ। तो अगर हम इसकी बात करें किस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, और पंक्तियों को स्तंभों से या स्तंभों को पंक्तियों से अगर हम दर्शाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो पंक्तियों को स्तंभों से तो इसको लिख सकते हैं CI इंटरचेंज RI, ठीक है ना। अर्थात स्तंभों को पंक्तियों से और पंक्तियों को स्तंभों से चेंज करने का जो लॉजिकल तरीका है, जो हम गणित रूप में लिखते हैं, वो ये है। इसको हम IV पंक्ति और इसको हम आइवा स्तंभ कहते हैं। तो आप इस तरीके से देख रहे होंगे, मैंने जो उदाहरण दिया है उससे आप स्पष्ट कर सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड लिख दो, चाहे कैसे भी कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो del 1 इक्वल टू del, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। गुणधर्म नंबर 2 की बात करते हैं हम। जिस प्रकार मैंने गुणधर्म नंबर 1 की बात की, उसी में थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों, कितनी, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों में को परस्पर क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, परस्पर क्या कर दिया, विनिमय कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर मान लीजिए पहले सारणिक का मान del बराबर +2 आ रहा था, तो लास्ट में जब हम दूसरे बार हल करेंगे, जब परिवर्तित कर देंगे, नियम गुणधर्म नंबर 2 का प्रयोग कर देंगे, तो उसकी वैल्यू -2 आनी चाहिए। समझ में आ गई, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, संख्यात्मक मान 2 ही रहेगा। तो मतलब 2 ही मतलब है, जिस सवाल की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो अब हमने यहाँ देखा, हमने सारणिक का नियम बताया, जिस पंक्ति या स्तंभ में 2 अधिकतम शून्य हो, तो अधिकतम शून्य कहाँ है, इसमें, तो R2 के अनुदेश, R2 के अनुदेश क्या करने पर, प्रसरण करने पर। मैं इसीलिए जनरल उदाहरण वैसे ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये आएगा, तो देखो आपको पहले ही पता लग गया होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, बन गया, तो बन गया, तो क्या आ गया 3, और बचा क्या, ये गई और ये गई, तो क्या बचा आपके पास 5 4 -1 2 -0 -3 था ये, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस और ये माइनस, ठीक है भाई। तो del इक्वल टू -3, और ये कितना हो जाए, 5 2 जा 10 और +4, तो कितना आ गया, -3 और 14, 14 तिया 42, ठीक है। अब आपका जो उत्तर है गुणधर्म नंबर 2 का प्रयोग करते ही, गुणधर्म नंबर 2 के प्रयोग से, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये नंबर सही है, वैसे आप गुणधर्म भी लिख देना। तो गुणधर्म नंबर 2 का जैसे ही प्रयोग करेंगे, तो 2 पंक्तियों को 2 स्तंभों से चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, चिन्ह किसका आना चाहिए, नेगेटिव। तो देखते हैं R1 को R2 से 3 0 0 6 5 4 4 -1 2, ठीक है। हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज R2, R1 को R2 से 2 पंक्तियों को चेंज कर दिया। अब हम इसको हल करेंगे, तो R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो +3, और यहाँ क्या आ जाएगा, जो बचा है वो क्या आएगा, 5 4 -1 और 2 -0 +0, तो 3 और 5 दूनी 10 और +4 कितना आ गया, 14 तिया 42। देखिए पहले कितना आया था, इसलिए स्पष्ट होता है ये del 1 इक्वल टू -del, क्या प्रूफ हो गया, del 1 इक्वल टू -del, हो गया कि नहीं हो गया, देख लो भैया। तो इससे प्रूफ होता है कि जो चिन्ह की बात आती है, संख्यात्मक मान तो वही रहा, लेकिन क्या परिवर्तित हो गया, क्या परिवर्तित हो गया, चिन्ह। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करेंगे, तो उसका संख्या न्यूमरल वैल्यू वही रहेगी, 2 4 6 10 20, लेकिन चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस आएगा, पहले वाले का प्लस है, माइनस पहले वाले का क्या था, देखो ध्यान से, पहले वाले का क्या था, माइनस आया, तो ये कैसा आया, प्लस, तो इसलिए सिद्ध हो गया del 1 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, -del, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब आते हैं गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 की बात करते हैं, ये भी बढ़िया गुणधर्म है, देख लें। इसमें क्या कहता है, यदि किसी सारणी की
यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम, सर्वसम की हिंदी होती है समान और अंग्रेजी होती है आइडेंटिकल। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आइडेंटिकल। ठीक है, सर्वसम हो तो सारणी का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, यह शून्य होता है यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम, समान, आइडेंटिकल हैं। कैसी हैं? आइडेंटिकल हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसको क्या लिखा जा सकता है? इस तरीके से। ठीक है ना, शून्य होगा। तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण की सहायता से। तो उदाहरण की सहायता से हम कुछ करेंगे। तो उदाहरण में हम ले लेते हैं कुछ और, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे वो ले लिया एक उदाहरण। तो डेल इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 और 1 2 3। तो दूर से ही आप देख रहे हो। तो डेल की वैल्यू R1 के अनुदेश क्या कर दें? प्रश्न। तो 1 ये और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 -2 यहाँ पे आए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म हो गया। 2 3 6 -2 आ गए, प्लस माइनस प्लस, ये तो लिख ही लो। अब 2 पे आए। अभी तो मैं बता रहा हूँ गुणधर्म ही प्रयोग करना है आपको सीधे, ये हल नहीं करना है। 9 -1 और +3 में ये आ गया, ये आ गया। 3 दूना 6 6 -2। तो डेल इज इक्व टू ये कितना आ गया? 4। ये कितना आया? 8 8 दूनी 16 और ये कितना आया? 3 3 चौके 12। तो यहाँ पे आ गया, ये देखिए 12 4 16, क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपने देखा, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे? अर्थात हम क्या लिखेंगे? R1 व R3 कैसी हैं? सर्वसम हैं, समान है। कैसी हैं? R1 व R3 सर्वसम है। इसलिए हमें परीक्षा के अंदर या जब हम सवाल हल करेंगे तो ये हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें प्रश्न नहीं करना है, एक्सपेंडिंग नहीं करनी है। सीधे देख के बताना है कि यहाँ पर दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ जहाँ पर भी हों, देखो हमने देखा R1 और R3 कैसी हैं? समान है, सर्वसम है। बस इतनी सी बात लिख दो गुणधर्म नंबर 3 से। क्या लिख देंगे? गुणधर्म 3 से। और आपको ये कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाया कि इसका मान शून्य आ रहा है, प्रश्न करके बताया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम इसको हल किया जा सकता है और कैसे दिखा सकते हैं। 3 गुणधर्म आपके हो गए, अभी और आगे बताएंगे, इसको नोट डाउन कर। टाइम हो गया। हाँ जी, गुणधर्म 4। यदि किसी सारणी की, बहुत ही शानदार गुणधर्म है बेटा, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे आपको सवाल बहुत तरीके से सीखने को मिलेंगे। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान, यानी कि उसका मान का मतलब सारणी का मान k से गुणित हो जाता है। इसको अलग अलग तरीके में प्रॉपर वे में कह दिया होगा, लेकिन यही अपना गुणधर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान उस अचर राशि से गुणित हो जाता है। जैसे मीन्स मैंने आपको यहाँ हल नहीं किया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि डेल इक्वल टू हमने लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और इसमें हमने क्या किया? R3 में K से गुणा। हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख दो और इस तरह से लिखना सीख लो तो बहुत बढ़िया। इस तरह से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? R3 गेट K R3, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। किसके? ये हमने नियम लिखा हुआ है, ये नियम है, स्टार बना दें, ये दोनों नियम है। अगर हमें पंक्ति में करना है तो इस तरह, स्तंभ में करना है तो इस तरह। तो हमने क्या किया? इसमें गुणा कर दिया। जब हमने इसको हल किया तो क्या होगा? ये देखिए, ये दो चीज़ों से वर्क करता है। तो ये जब हम हल करेंगे तो ये डेल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? के डेल। ये आपकी बुक में दिया गया है। जब 2 गुणा 2 का होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 का होगा के क्यूब हो जाएगा, 4 गुणा 4 का होगा के की घात 4 हो जाएगा, है ना। और जब ये n कोटि का होगा तो k की पावर n डेल्टा हो जाएगा। तो डेल 1 इक्वल टू k की पावर n डेल्टा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें नोट में लिखा होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी का दूसरी बात बताता हूं। इस गुणधर्म के अनुसार
हमने लिखा हम एक सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभों इसलिए लिख दिया पंक्तियों या स्तंभों से, ठीक है, वो एक थोड़ा सा पढ़ने का तरीका है, पंक्तियों या स्तंभों से सार्वभौमिष्ट यानी कि जो कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें, कॉमन, अब तो आ गई समझ में, सार्वभौमिष्ट का मतलब क्या होता है कॉमन यानी कि फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि हम किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ से यदि वो कॉमन है सभी अवयवों से तो हम वो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब गुणनखंड बाहर ओवेनिस्ट लिया जाता है। और सेकंड पॉइंट लिखा यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव कैसे हों, समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हों, तो हम कह सकते हैं उस सारणिक का मान शून्य होता है। हमने उदाहरण दिया और इसका उदाहरण हम देने वाले हैं अभी। तो ये डेल इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 KA1 KB1 KC1 आप देख रहे होंगे, ये देखिए समानुपाती है A1 बटे KA1, तो क्या हुआ यही सेम बच गया। तो इसका मतलब R1 व R3 यहाँ पे भी हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो R1 व R3 समानुपाती है। तो कहने का मतलब है ये इसमें हम नहीं लिख सकते लेकिन इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो यही तो किया है। देखो A1 B1 C1 A1 B1 C1 तो K का ही तो गुणा हो रहा, तो लेकिन ये समानुपाती है इसलिए शून्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझने का प्रयास करें। ये मैंने जो बात लिखी है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन बातों को इन टर्म को ध्यान रखेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार हो जाएगी और यही बातें कंपटीशन में काम आने वाली हैं। नेक्स्ट, डेल इक्वल टू 102 18 36 एंड दिस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहां पर R1 से, ये गुणधर्म नंबर है कौन सा 4, ये देखिए गुणधर्म नंबर है कौन सा 4, ये कौन सा गुणधर्म 4, ये कौन सा गुणधर्म 4, सब में 4 है लेकिन 4 के कई पैटर्न हैं, उसको हम इस तरीके से। तो R1 से देखिए, R1 में क्या है, हमने देखा 17 छिक्का 102, 6 तिया 18 और 6 चिक्का 36, तो यहाँ से 6 ओवेनिस्ट आ रहा था, तो मैंने क्या किया 6 ओवेनिस्ट, जैसे ही 6 ओवेनिस्ट लिया तो 17 3 और 6। ये देखिए गुणधर्म नंबर 4 से तो हमने कॉमन ले लिया, ओवेनिस्ट गुणनखंड बाहर ले सकते हैं। और ये देखिए गुणधर्म नंबर 3 से R1 व R3 कैसे हैं, सर्वसम है, आइडेंटिकल है, सो वी गेट डिटरमिनेंट इज 0। डेल इक्वल टू 6 into 0, सो वी गेट डेल इक्वल टू 0। बोलिए भाई, आ गया समझ में। तो आपने यहां देखा होगा गुणधर्म नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। ये चीजें जो हम सिखा रहे हैं इनका ही प्रयोग पूरी एक्सरसाइज में आपको करना 4.2 और उसकी विविध में 3 नंबर का भी आप 2020 में 18 जून को जो पेपर हुआ है बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। अभी मैं उदाहरण नंबर 13 होगा शायद, मैं कराऊंगा जब आपको बता दूंगा, बहुत इजी, मात्र 2-2.5 मिनट के अंदर आपको 3 नंबर मिल जाते। तो ऐसा ही प्रश्न अगली बार आएगा गुणधर्म का, इनमें से ही आता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही चीज आएगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए नोट डाउन। हाँ बच्चों, एक और गुणधर्म आज देखेंगे लास्ट, और इससे आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो तो उस सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक, उससे अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणधर्म थ्योरी सहित याद होना चाहिए तो ही आप सफल होंगे। ये ध्यान रख लो, ये हमारे सूत्र हैं, जैसे त्रिकोणोमेट्रिक में है ना, और आपके अवकलन में, समाकलन में, वैसे ही ये हमारे सूत्र हैं। गुणधर्म का मतलब सूत्र होते हैं, इनका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कि हम जानते हैं। तो हमने जैसे ही देखा A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा और A3 प्लस गामा, और B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो मैंने जैसे ही देखा R1 में क्या हो रहा है, 2 या 2 पदों का योग हो रहा है, 2 पद जुड़ रहे हैं। तो हमने जैसे ही देखा तो गुणधर्म नंबर 5 से क्या किया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अलग अलग कर दिया, अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इसको हल नहीं करेंगे, हल तो सवाल ही करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर केवल मैंने ये सिखाया है कि हम उन्हें उतने ही सारणिकों के रूप में अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग सारणिकों के रूप, अगर यहाँ एक और जुड़ा होता तो यहाँ तीसरा सारणिक भी योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज आपने देखा कि मैंने गुणधर्म
5 तक बता दिए। कल के गुणधर्म और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना, ऐसे गुणधर्म हैं जिनको हमें याद रखना होगा। आज मैंने जो गुणधर्म बताए हैं, है ना, सेकंड सिखा दिया है, पीछे उपसारणिक सिखा दिया है, और यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के सारणिकों के प्रसरण सिखा दिए हैं, है ना। तो सारूष चित्र द्वारा प्रसरण सिखा दिया है और सेकंड के द्वारा प्रसरण सिखा दिया। तो इनका प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, 5th चैप्टर में बहुत काम आने वाली चीज। और गुणधर्म का काम इसका है, ये अगले 4.2 और विविध में आने वाला है। ठीक है, तो मैं सभी से एक बार फिर कहूंगा कि आप इनको तैयार करते रहें। थैंक यू सो मच।